नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। चलिए नजर डालते हैं आज कमोडिटी बाजार की कुछ बड़ी खबरों पर। देश भर में मानसून ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक है। तेज हवाओं और बारिश की वजह से गेहूं की खड़ी फसल खेतों में गिर गई है। फसल गिरने से दानों का सही तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। किसानों का कहना है कि इस बार गेहूं की पैदावार लगभग आधी रह सकती है। ऐसे में उनकी आमदनी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। जानकारों के अनुसार अगर मौसम का यही मिजाज रहा तो आने वाले दिनों में और भी फसलों को नुकसान हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार किसानों की इस परेशानी को कम करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी और क्या किसानों को इस नुकसान की भरपाई मिल पाएगी। फिलहाल हालात गंभीर बने हुए हैं और किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। इसी बीच रबी सीजन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ मौसम और मिडल ईस्ट तनाव नई चिंता खड़ी कर रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस बार रबी सीजन में करीब 1745 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हो सकता है। गेहूं उत्पादन में करीब 2% की बढ़ोतरी और दलहन में 7% तक उछाल संभव है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही गंभीर है। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बिगड़ता नजर आ रहा है। कहीं मार्च में ही तापमान 40 डिग्री पार तो कहीं बेमौसम बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर गर्मी लगातार बढ़ती रही तो गेहूं की क्वालिटी और पैदावार दोनों पर असर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल अनुमान है कि नुकसान सीमित रह सकता है, सिर्फ 3 से 4% तक फसल प्रभावित हो सकती है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय हालात की तो मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर भी साफ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, शिपिंग और फ्रेट कॉस्ट महंगे हो रहे हैं और रुपए में कमजोरी से इंपोर्ट और महंगा हो गया है और इसका सीधा असर खाने के तेल और दालों की कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि अभी दालों के दाम में बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर जंग लंबी चलती है तो असर दिखना तय है। यानी देश में उत्पादन अच्छा हो सकता है लेकिन मौसम और ग्लोबल संकट पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या रिकॉर्ड उत्पादन का सपना पूरा होगा या मौसम और जंग मिलकर किसानों और बाजार दोनों पर भारी पड़ेंगे। फिलहाल किसानों की नजर आसमान पर है और बाजार की नजर मिडल ईस्ट पर। रबी सीजन के सबसे अहम फसल चना को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ मंडियों में नए माल की आवक तेजी पकड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ कीमतों पर दबाव साफ दिखाई देने लगा है। देश भर की मंडियों में चने की आवक बढ़ने के साथ साथ विदेशों से आयात भी लगातार जारी है, जिसके चलते बाजार में सप्लाई बढ़ गई है और दाम नीचे आने लगे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जगहों पर चना के भाव एमएसपी से भी नीचे ट्रेड करते दिखाई दिए हैं। ऐसे में सरकार ने एक्शन लेते हुए सरकारी खरीद यानी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। अब तक केंद्र सरकार 1 लाख टन से ज्यादा चना खरीद चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे मार्केटिंग सीजन में ये आंकड़ा 10 लाख टन तक पहुंच सकता है। फिलहाल कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में खरीद जारी है, जबकि जल्द ही मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े उत्पादक राज्यों में भी सरकारी खरीद शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी ओर मसूर की खरीद भी शुरू हो चुकी है और खरीफ की तुअर की खरीद 2 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो आगे 5 लाख टन तक जा सकती है। यानी साफ है, बढ़ती आवक से कीमतों पर दबाव और किसानों को राहत देने के लिए सरकार का दखल। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एमएसपी खरीद से किसानों को सही दाम मिल पाएगा या फिर बढ़ती सप्लाई बाजार पर और दबाव बनाए रखेगी। फिलहाल चना बाजार में हलचल तेज है और किसानों की नजर सरकार की खरीद पर टिकी हुई है। मसाला बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जीरा के दाम में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प और अहम है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जीरे की कीमतें करीब 1% तक लुढ़की थी पिछले हफ्ते और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मंडियों में नई फसल का धीरे धीरे बढ़ना और जैसे जैसे मार्च में आवक और बढ़ेगी वैसे वैसे कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। बाजार में सप्लाई का दबाव और भी बढ़ता हुआ गहरा सकता है। स्टॉक पहले से ही पर्याप्त मात्रा में है और निर्यात की मांग फिलहाल कमजोर बनी हुई है। ऐसे में व्यापारी और ट्रेडर्स का मानना है कि विदेशी खरीदार फिलहाल खरीदारी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, जिससे बाजार का माहौल फिलहाल सुस्त बना हुआ है। लेकिन वहीं तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दरअसल इस सीजन में उत्पादन कम रहने की संभावनाएं हैं। अनुमान है कि जीरा का उत्पादन करीब 5% घटकर 5,13,000 टन तक सिमट सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है गुजरात में बुआई का रकबा कम होना।
जहां इस साल करीब 14% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि राजस्थान में उत्पादन बेहतर रहने की उम्मीद है, लेकिन मौसम की अनसर्टेनिटी और कीटों का खतरा चिंताएं बढ़ा रहा है। खासतौर पर माहू यानी एफिड का प्रकोप फसल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अब बात करें निर्यात की, तो जनवरी में निर्यात 48% लुढ़का है और अप्रैल से जनवरी तक कुल निर्यात में 15% तक की कमी दर्ज की गई है। एक तरफ बढ़ती आवक और कमजोर मांग से दाम पर दबाव, तो दूसरी तरफ घटता उत्पादन कीमतों को सपोर्ट दे सकता है। दरअसल अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जीरा के दाम आगे और गिरेंगे या फिर कम उत्पादन के चलते बाजार में जल्द ही रिकवरी आएगी। फिलहाल जीरा बाजार में अनसर्टेनिटी बनी हुई है और व्यापारियों से लेकर किसानों तक सबकी नजर आने वाले हफ्तों पर टिकी हुई है। मसाला बाजार से इस वक्त हल्दी को लेकर एक खबर आ रही है, जहां आने वाले हफ्तों में कीमतों पर दबाव और सपोर्ट दोनों का खेल देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात सप्लाई की। तमिलनाडु के इरोड से हल्दी की आवक में अगले कुछ हफ्तों में तेजी आने की उम्मीद है और इसी के साथ इस बारिश के चलते हल्दी की बुआई भी बढ़ी है। ताजा अनुमान के अनुसार 2025-26 में हल्दी का रकबा बढ़कर 3,02,000 हेक्टेयर यानी पिछले साल से करीब 4% ज्यादा और उत्पादन भी बढ़कर 11,41,000 टन तक पहुंच सकता है। लेकिन यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट है, इतनी बढ़ती सप्लाई के बावजूद कीमतों में बड़ी गिरावट की गुंजाइश फिलहाल सीमित नजर आ रही है, क्योंकि बाजार में आवक अभी भी सामान्य से कम है और घरेलू के साथ साथ निर्यात मांग भी मजबूत बनी हुई है। इसके अलावा पिछले साल का स्टॉक कम है, किसानों और व्यापारियों के पास भी सीमित स्टॉक बचा हुआ है। यही वजह है कि कीमतों को सपोर्ट मिला है। हालांकि उत्पादन बढ़ने के बावजूद चुनौतियां कम नहीं है। मुख्य उत्पादक इलाकों में जल भराव और बीमारियों का असर फसल की क्वालिटी और पैदावार पर पड़ता दिखाई दिया है। देश भर में सूखी हल्दी का उत्पादन करीब 90 लाख बोरियां रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले साल के 82,50,000 बोरियों से ज्यादा है। अब बात करें ट्रेड की, तो निर्यात में हल्की कमजोरी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन कुल मांग अभी भी स्टेबल है और एक अहम संकेत आयात में भारी गिरावट आई है, यानी भारत अब विदेशी सप्लाई पर कम निर्भर हो गया है। यानी एक तरफ बढ़ती आवक का दबाव, दूसरी तरफ मजबूत मांग और कम स्टॉक का सपोर्ट। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हल्दी के दाम आगे बढ़ेंगे या फिर स्टेबल रहेंगे या बढ़ती सप्लाई बाजार पर भारी पड़ेगी। फिलहाल हल्दी बाजार में संतुलन की स्थिति देखने को मिल रही है और आने वाले हफ्ते ही तय करेंगे कि बाजार आगे किस ओर जाएगा। मिडिल ईस्ट संकट के बीच अब ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन पर बड़ा असर दिखाई देने लगा है और इसी बीच दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी CMA CGM ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए नए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन लॉन्च किए हैं। यानी अब माल ढुलाई सिर्फ समुद्री रास्ते से नहीं, बल्कि समुद्र प्लस सड़क प्लस रेल के कॉम्बिनेशन से किया जाएगा। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ता खतरा, जहां लगातार हमले और तनाव के चलते शिपिंग लगभग ठप हो चुकी है। यही कारण है कि कई बड़ी कंपनियों ने इस रास्ते से जहाज भेजना बंद कर दिया है और अब वैकल्पिक रूट तलाशे जा रहे हैं। CMA CGM अब ओमान और सऊदी अरब के पोर्ट्स के जरिए ट्रकों और रेल नेटवर्क से माल को आगे भेजेगी, ताकि UAE, कतर, कुवैत और इराक जैसे देशों तक सप्लाई बनी रहे। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है और यहां आई रुकावट ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को झकझोर दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि शिपिंग कंपनियां रूट बदल रही हैं, लागत बढ़ रही है और डिलीवरी में देरी हो रही है। यानी जंग का असर अब सीधे सामान और बाजार तक पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये वैकल्पिक रास्ते लंबे समय तक टिक पाएंगे या फिर दुनिया को और बड़े सप्लाई संकट के लिए तैयार रहना होगा। फिलहाल ग्लोबल ट्रेड एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां सुरक्षा और लागत दोनों सबसे बड़े चुनौती बन चुके हैं। किसानों और कृषि सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार जल्द ही पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2025 लाने की तैयारी में है। ये नया बिल 1968 के पुराने कानून इंसेक्टिसाइड एक्ट को पूरी तरह से बदल देगा और देश में कीटनाशकों का इस्तेमाल करने वालों को आधुनिक तरीके से कंट्रोल करेगा। सरकार का दावा है कि ये बिल किसानों को बेहतर और सुरक्षित कीटनाशक उपलब्ध कराएगा और नकली और घटिया पेस्टिसाइड पर सख्त कार्रवाई करेगा। नए बिल की खास बातें आइए आपको बताते हैं। कीटनाशकों की पूरी ट्रैकिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। नकली पेस्टिसाइड पर भारी जुर्माना और सख्त कंट्रोल किया जाएगा।
केवल प्रमाणित लैब से टेस्ट किए गए उत्पाद ही बाजार में आएंगे। लाइसेंस, लेबलिंग और बिक्री पर कड़े नियम लागू होंगे। इसके अलावा डिजिटल सिस्टम के जरिए पूरे सप्लाई चेन पर नजर रखी जाएगी ताकि किसान तक सही और सुरक्षित उत्पाद पहुंचे। लेकिन इस बिल को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि राज्यों को सीमित अधिकार दिए गए हैं और कई मामलों में जिम्मेदारी तय करने के नियम स्पष्ट नहीं हैं। यानी एक तरफ सरकार इसे किसान हितैषी बता रही है तो दूसरी तरफ इसके कुछ प्रावधानों पर बहस भी जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये कानून किसानों को नकली दवाइयों से बचा पाएगा या फिर इसमें और सुधार की जरूरत है। फिलहाल सरकार ने इस बिल पर लोगों से सुझाव मांगे हैं और आने वाले समय में ये कानून कृषि सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकता है। बिहार से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जब बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं, बारिश और ओलों ने खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मिली जानकारी के अनुसार गेहूं और मक्का जैसी फसलें सबसे ज्यादा यहां पर प्रभावित हुई हैं। कई जगहों पर फसलें पूरी तरह खेतों में बिछ गई हैं। इतना ही नहीं, आम और लीची जैसी बागवानी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की आमदनी पर डबल मार पड़ने की आशंका है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह नुकसान कटाई से ठीक पहले हुआ है, यानी किसानों की पूरी सीजन की मेहनत पर संकट खड़ा हो गया है। कई जिलों में हालात ऐसे हैं कि तेज हवाओं से फसलें गिर चुकी हैं और जलभराव के कारण सड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और किसानों को राहत देने की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि किसान बेहद चिंतित है। लागत बढ़ चुकी है और अब उत्पादन घटने का डर सता रहा है। यानी एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ आर्थिक संकट। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या किसानों को समय पर मुआवजा मिलेगा और क्या सरकार इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी? फिलहाल बिहार के किसान आसमान की ओर देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब मौसम और ज्यादा नुकसान न करे। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब सिर्फ जंग का नहीं बल्कि भारी आर्थिक नुकसान का भी मामला बन चुका है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2 हफ्तों में अमेरिका को $800 मिलियन यानी करीब 6600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बताया जा रहा है कि ईरान के हमलों में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने निशाने पर आए हैं। खासतौर पर हाई टेक सिस्टम जैसे रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारों का कहना है कि असली नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जंग की कुल लागत और भी तेजी से बढ़ रही है। शुरुआती कुछ ही दिनों में खर्च $11 अरब से ज्यादा हो चुका है और अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, यानी हर दिन करोड़ों डॉलर जल रहे हैं और जंग जितनी लंबी चलेगी खर्च उतना ही बढ़ेगा। अब इसका सिर्फ असर अमेरिका तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता, तेल सप्लाई पर खतरा और वैश्विक बाजार में उथल पुथल, सब मिलाकर ये जंग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये जंग और महंगी होगी और क्या अमेरिका इस खर्च को लंबे समय तक झेल पाएगा? फिलहाल जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि बजट और अर्थव्यवस्था पर भी लड़ी जा रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। ईरान ने भारतीय एलपीजी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की फिलहाल अनुमति दे दी है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां इस समय युद्ध के कारण सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है और जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने साफ किया है कि भारत के साथ उसके रिश्तों को देखते हुए भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा। यही वजह है कि भारत के कई एलपीजी टैंकर इस खतरनाक रास्ते को पार करने में सफल भी हुए हैं और कुछ जहाजों को ईरानी नेवी ने खुद गाइड भी किया है। आपको बता दें कि भारत की एलपीजी सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रूट से आता है और इस मार्ग में रुकावट से देश में गैस संकट गहराने का खतरा था। लेकिन अब ईरान की इस पहल से भारत को बड़ी राहत मिलती दिखाई दी है और सप्लाई चेन को संभालने में मदद मिल रही है। हालांकि स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं है। हर जहाज की आवाजाही अलग अलग मंजूरी से हो रही है और खतरा अभी भी बना हुआ है। यानी राहत जरूर मिली है लेकिन संकट अभी टला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह सुरक्षित रास्ता आगे भी जारी रहेगा और क्या भारत अपनी ऊर्जा सप्लाई को पूरी तरह सुरक्षित कर पाएगा? फिलहाल भारत और ईरान के बीच बातचीत जारी है और इसी पर टिकी है देश की ऊर्जा सुरक्षा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए माकी टाइम्स टीवी के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
ਛੋਲੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਬੀਏ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਛੋਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਚਨੇ ਦਾ। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।